हेलो हेलो हेलो। ये चल रही है एनसीईआरटी सीरीज जिसमें हम एक सिंगल वीडियो में सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लेंगे। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 है। सारे के सारे क्वेश्चंस एक सिंगल वीडियो में। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। और अब बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक इंट्रो, धमाकेदार इंट्रो। ये रहा भीषण। हेलो, आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अगर आप जे की प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रिपरेशन की किसी भी स्टेज में हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अनअकैडमी का 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 299 रुपीज़ में मिल रहा है। आपने एकदम सही सुना, सिर्फ 299 रुपीज़ में मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लोगे जो है क्रैशअप, तो उसके आप इस 299 के ऊपर से और 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है। तो इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको क्या करना है कि मेरा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्रिप्शन का लिंक, उस पर क्लिक करना है और आपको मेरा कोड यूज़ करना है क्रैशअप। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे? अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में लाइव पढ़ सकते हो और ये क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं। आप अपने डाउट्स भी इंडिया के टॉप फैकल्टी से पूछ सकते हो। इसके साथ आपको मिलती है 24/7 राउंड द क्लॉक डाउट सॉल्विंग, साथ में पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग, और इसके साथ में आपको मिलता है बहुत सारे लाइव टेस्ट और क्विज़। पता तो चलना चाहिए हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं भाई, रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ में आप टॉप फैकल्टी से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ले सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको जो कोर्स चाहिए आप उसको ले सकते हो। और आपको उन सभी की पीडीएफ भी मिलती है। जी हाँ, नोट्स की पीडीएफ मिलती है जिससे आप बाद में आराम से रिवीजन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर मौका नहीं है अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का। सिर्फ 299 और उसमें मेरा कोड लगा लोगे तो आपको मिलेगा और भी कम होकर के आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी जब भी लाइव क्लास होगी उसको आप साथ में पढ़ पाओगे। एंड यूज माई कोड क्रैशअप ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। In an n-type silicon, which of the following statement is true? n-type silicon क्या होता है? हमारे पास सिलिकॉन होता है, उसमें हमने पेंटावेलेंट डोपिंग कर दी है। तो इसमें देखो चार चार इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते थे हमारे पास, अब यहाँ पर इसके पास 5 होते हैं। तो 4 तो इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं और हमारे पास एक ये एक्स्ट्रा यहाँ पर बच जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। शायद इसीलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोला जाएगा। तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कुछ ऑप्शंस है, चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, दिस इज करेक्ट। एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। तो जो डोपिंग होती है ये पेंटावेलेंट, जिसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी होती है। ये ट्राइवेलेंट से तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, हम जानते हैं कि एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आगे पढ़ लेते हैं। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट, तो ये दूसरा वाला पार्ट इसका सही है। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, यस, हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर हैं, यानी कि होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही बातें बोल दी हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और डी भी देख लेते हैं। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, नहीं, ये बात गलत है। ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट, तो ये तो दोनों ही के दोनों गलत हो गए। तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the statements given in exercise 14.1, पिछला क्वेश्चन, is true for p type semiconductors? तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है। देखो p टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये हमारे पास सिलिकॉन था जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट जो भी उसका ऑर्बिट है, और वो 4 के 4 एक दूसरे से इस तरीके से 4 बॉन्ड्स बना लेते हैं और वो लैटिस में स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम इस एक सिलिकॉन को हटा करके वहां पर ट्राइवेलेंट एटम से डोपिंग कर दें, ट्राइवेलेंट मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ने तो इधर बॉन्ड बना लिया, एक ने इधर बॉन्ड बना लिया, एक ने इधर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर वो बॉन्ड बना नहीं पाएगा, यहाँ पर उसके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक होल पोजीशन क्रिएट हो जाती है, और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो होल यहाँ मूव कर जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो होल यहाँ मूव करता है। इस तरीके से होल्स मूव करते हैं। तो हम बोलते हैं यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे होल्स हैं। मूव एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन इफेक्टिवली हम कह सकते हैं यहाँ से होल यहाँ पे चला गया। तो एक्चुअली मूव इलेक्ट्रॉन ही हो रहा होता है, लेकिन हम हमारे समझने के लिए बोलते हैं कि होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सारे के सारे ऑप्शन चेक करते हैं।
Electrons are majority carriers? No. And trivalent atoms are the dopant? Yes, this is correct, पर ऑप्शन ए अपने आप में गलत हो जाएगा. Electrons are minority carriers? Correct. And pentavalent atoms are the dopants? नहीं, ये pentavalent वाला बात गड़बड़ हो गई. Holes are minority carriers? ये भी गलत है. And pentavalent atoms are the dopants? ये भी गलत है, तो ये तो गड़बड़ है. Holes are majority carriers? Yes, yes. And trivalent atoms are the dopants? ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर इस बार हो जाएगा डी. चलते हैं अगले सवाल पे. Carbon, silicon and germanium have 4 valence electrons each. These are characterized by valence and conduction bands separated by energy band gap respectively equal to EgC, Eg for silicon and Eg for germanium. तो हमारे पास एनर्जी गैप दे दिया है और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. हमारे पास एनर्जीज को कंपेयर करना है. अब देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टिन है. यहाँ पर हमें एक ट्रेंड देखने को मिलेगा. अंतर क्या है इन सभी में. सभी के बाहर के जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं जो 4 इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं. अब यहाँ पर कार्बन में जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा होगा. n = 2 हो जाएगा कार्बन के लिए, तो वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब है. अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में वही चीज हो जाती है, आउटर मोस्ट n = 3, वो थोड़ा दूर हो जाता है. और जर्मेनियम के लिए आप वही चीज देखोगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है n = 4 आउटर मोस्ट. ये अब न्यूक्लियस से और भी ज्यादा दूर है. तो न्यूक्लियस से वो जितना ज्यादा दूर होगा उसको निकाल पाना उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिवली इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है. तो उनके बीच में जो उसकी मान लो आप पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी, है ना. तो उसको निकालना आसान हो जाए. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा. एनर्जी गैप कौन सा. यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इनफाइनाइट पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये जो गैप होता है एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी गैप कार्बन के लिए सबसे ज्यादा होगा, सिलिकॉन के लिए उससे कम होगा, फिर उससे भी कम हो जाएगा जर्मेनियम के लिए, और सबसे कम हो जाएगा हमारे टिन के लिए. क्या है हम इनकी एक्चुअल वैल्यूज पता कर सकते हैं. अगर मैं नेट से देख के बताऊं तो ये कार्बन यानी डायमंड की अगर मैं बात करूं तो वो वैल्यू होती है 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिलिकॉन के लिए वही वैल्यू होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जर्मेनियम के लिए वो वैल्यू है वो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये हमारा जो ग्रे टिन जिसकी हम बात करते हैं तो वो हो जाता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों हो गया. यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. मे बी उनके बैंड ओवरलैप हो गए हो या टेम्परेचर पे भी उसका फर्क पड़ता हो. हम बात करें ये रूम टेम्परेचर की, तो इसीलिए शायद इसको क्वेश्चन में कंसिडर नहीं किया गया था. सिर्फ यहाँ तक ही क्वेश्चन को लिमिट कर दिया गया था. इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है. हमें तो एक चीज़ पता चल गई कि हमारा जो यहाँ पर आंसर आने वाला है वो होने वाला है ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. और ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है. अगला सवाल देखते हैं. In an unbiased p-n junction, holes diffuse from the p region to n region because हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है. पहले समझ लेते हैं होता क्या है. देखो हमारे पास एक ये p साइड है, एक ये n साइड है. p साइड में क्या होता है, बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स नहीं होते हैं एक्चुअली, होल्स, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. तो यहाँ से होल ऐसे ऐसे इधर उधर मूव कर सकते हैं, होल्स मूव कर सकते हैं. यानी कि अगर होल यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आयन, अब वो आयन बहुत बड़ा होता है, वो मूव नहीं कर सकता, वो फिक्स होता है. इसलिए यहाँ पर ये माइनस माइनस बड़े बड़े से जो दिख रहे हैं वो आयन्स है, वो मूव नहीं हो सकते. इस तरफ हमारे पास एन साइड है. एन साइड में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं. इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर उधर मूव कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसके पीछे बच जाएगा पॉजिटिव आयन, और आयन मूव नहीं कर सकता. अब देखो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस तरफ नेगेटिव चार्ज है. क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली तो ये न्यूट्रल है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एक हमारे पास पॉजिटिव आयन भी है. तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो होल है उसको इस तरफ इसका चार्ज खींच रहा है, या इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ होल्स का चार्ज खींच रहा है. ऐसा नहीं है. यहाँ पर चार्ज के कारण मोशन नहीं होता है, मोशन किसी और चीज के कारण होता है. वो चीज क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है. यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे फ्री होल्स हैं. अगर आप उनको पास ले आओ, अगर यहाँ पर कोई बैरियर अभी इनिशियली नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ज़्यादा है, आप ऐसे समझो बहुत सारे मच्छर हैं एक कमरे में, तो मच्छर अपने आप दूसरी तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर मच्छर नहीं है, जगह है. तो इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन. और डिफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन में डिफरेंस है. यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर कम है. सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन के लिए होगा. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ डिफ्यूज होंगे. तो डिफ्यूजन
कंसंट्रेशन में जो अंतर होता है उसके कारण होता है, या आप उसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल सकते हो। डिफ्यूजन इज फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्पेस में अलग अलग होना है, यहाँ पर कुछ और कंसंट्रेशन है, यहाँ पर कुछ और कंसंट्रेशन है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन अट्रैक्ट देम, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो अभी इनिशियली तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो यहां से होल्स उधर नहीं जाएंगे। होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू द एन रीजन, तो यहाँ पर हमारे पास होल्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए होल्स इस तरफ मूव कर जाते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर जाते हैं। हमारे पास डिफ्यूजन होता है, वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। आगे का भी देख लेते हैं। एक बार हमारे पास यहां से इस तरफ होल्स चले गए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले गए, तो क्या होता है, यहां पर देखो एक रीजन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। अब यहां पर अभी तक तो ये देखो आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, माइनस आयन नेगेटिव आयन था और हमारे पास पॉजिटिव होल थे। अगर होल इधर चले गए, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, दोनों आपस में मिक्स होकर के खत्म हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचता है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचता है, जिसे हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक नेगेटिव आयन्स है और यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स है। अब हमारे पास चार्ज न्यूट्रल नहीं है, इस एरिया में पॉजिटिव चार्ज है, इस एरिया में नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इसके कारण हमारे पास अब यहाँ से अभी भी इस तरीके से होल्स बाहर इधर जाना चाहेंगे, कंसंट्रेशन में अभी भी अंतर है, होल्स इधर जाना चाहेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हम मानते हैं, तो होल्स पे इस दिशा में फोर्स लगेगा। डिफ्यूज होके वो इधर जाना चाहते हैं लेकिन वो वापस बह के पीछे आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर के इधर जाना चाहेगा लेकिन फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बह के वापस इधर आ जाएगा, उसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट। तो दो फिनोमेना है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, दोनों में अंतर देख लिया। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है सी। When a forward bias is applied to a PN junction, it raises the potential barrier, reduces, बहुत सारे ऑप्शन हो गए, पहले तो देखते हैं होते क्या। हमारे पास देखो ये एक PN जंक्शन है, अभी हमने इसमें कोई भी बायस नहीं लगाया, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिप्लीशन रीजन में, वो होता है N साइड से P साइड की तरफ, पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयंस की तरफ। ऑलराइट, अब हमें इसको करना है फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट। फॉरवर्ड बायस कैसे करोगे, बैटरी का साइन किधर लगाओगे, ऐसे लगाओगे या फिर ऐसे लगाओगे। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हमेशा याद रखो, P को P से जोड़ते हैं, N को N से जोड़ते हैं, यानी P साइड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। हमारी जो बैटरी आ जाएगी वो यहाँ पर इस तरीके से आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारी बैटरी है। अब जब यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है तो देखो यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर ये लोअर पोटेंशियल है, और इस रीजन में जो भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो मोस्टली होता है डिप्लीशन रीजन में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर पूरे का सेम पोटेंशियल था, यहाँ पर सेम पोटेंशियल था, यानी अगर ये वाला पोटेंशियल जीरो है, इसको मैं जीरो बोलता हूँ, इसको मान लो इसकी साइज है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर से ये वाला हमारे पास 10 वोल्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग पोटेंशियल है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इस तरफ होगा। ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस तरीके से, ई एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू हो जाती है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, जो चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ये वाली डेल्टा एक्स। अब ये कैलकुलेशन हमें कभी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन आयंस के कारण हुआ था डिप्लीशन रीजन में, उससे ये कहीं ज़्यादा होता है, और हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो इन दोनों को मिला करके जो रिजल्टेंट आता है वो होता है, और वो इसी दिशा में हो जाएगा। उसके कारण अब यहाँ पर होल्स बहुत अच्छे तरीके से इस तरफ फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन के कारण भी वो इधर जाना चाहते थे और ड्रिफ्ट पहले उन्हें इधर रोक देता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट भी इसी दिशा में है, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास अचानक से करंट आ जाता है। देखते हैं इनमें से कौन सा वाला हमारा आंसर सही है। रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, नहीं, इसने तो पोटेंशियल बैरियर पहले इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको पहले कम किया होगा, फिर अपनी तो ऐड करते करते इस दिशा में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू जीरो, नहीं, मेजॉरिटी कैरियर करंट को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है इसमें। ऑलराइट, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, यस, पोटेंशियल बैरियर को कम किया जाता है और फिर नेगेटिव में इतना बढ़ा देते हैं कि इफेक्टिवली हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन ही चेंज हो जाता है। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, एंड नन ऑफ द अबव तो नहीं होने वाला है, तो हमारे पास आंसर आ गया।
फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देखते हैं ऑप्शन ए, बेस, एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सिमिलर साइज एंड डोपिंग कंसंट्रेशन। तो ये हमारा आंसर गलत है। पहले समझ लेते हैं ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। ट्रांजिस्टर में यहाँ पर एक एमिटर होता है, यहाँ पर बेस होता है, यहाँ पर कलेक्टर होता है। हम ट्रांजिस्टर से करवाना क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पर कोई एक छोटा सा वोल्टेज लगा दें जिसके कारण ये बेस एमिटर वाला हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो थोड़ा सा वोल्टेज लगाते यहाँ पर से बहुत ज़्यादा इस तरफ करंट आ सकता है इस वाले जंक्शन पे, लेकिन इस बेस की डोपिंग हम इतनी ज़्यादा कम रखेंगे कि सारे के सारे रिकम्बाइन होकर के इस तरफ करंट नहीं आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम इस वाले जंक्शन को रखते हैं रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर आता है तो उसको इस तरह वो खींच लेता है। तो इफेक्टिवली हमने यहाँ पर थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस किया, लेकिन उसके कारण इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ से इस तरफ बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है और इस तरीके से ट्रांजिस्टर काम करता है। तो यहाँ पर हमें सभी के साइज अलग अलग रखने पड़ते हैं। अगर बेस का साइज भी हम बड़ा रखेंगे और इसको ज़्यादा कंसंट्रेटेड रखेंगे तो सारे के सारे एमिटर से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमिट हुए हैं, इसीलिए तो इसे एमिटर बोलते हैं, वो सारे के सारे बेस करंट में आ जाएंगे। और हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यहाँ पर कम से कम इस तरफ आए, मेजॉरिटी इस तरफ चले जाए। हमारा ये सिर्फ वो होना चाहिए एक नॉब की तरह कि यार इसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि इस तरफ कितना जाने वाला है। और वही हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी होता है, यहाँ जितना जा रहा है उसका कितना टाइम्स गुना इस तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि बेस का करंट बहुत कम हो, जो IB होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाए। इसीलिए बेस को हम बहुत पतला रखते हैं, बेस को बहुत ही कम डोप करते हैं। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। यस, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। The emitter junction is forward bias and the collector junction is reverse bias। तो emitter junction कौन सा होगा, emitter and base का junction ये वाला, ये obviously forward bias होता है जैसा अभी हमने देखा। और ये वाला जो base collector junction है वो reverse bias होता है। तो C भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। Both the emitter junction as well as the collector junction are forward bias। नहीं, ये हमारा आंसर सही नहीं है। अब एक बार बात कर लेते हैं साइज की। तो हमारे पास जो साइज होती है वो बेस की सबसे छोटी होती है। उसके बाद एमिटर और कलेक्टर दोनों की साइज सिमिलर रखी जा सकती है ना। यहाँ से जितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आएंगे उससे थोड़े कम ही कलेक्टर में आने वाले हैं। तो कलेक्टर को आप थोड़ा छोटा भी बनाते तो भी काम चल जाता, लेकिन होता क्या है कि एमिटर से जितने भी निकले हैं सारे के सारे यहाँ पे आकर के कलेक्टर में रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो उसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और हीट को डिसिपेट करने के लिए हमें बड़ा कलेक्टर रहेगा तो अच्छा रहता है। इसीलिए हम एमिटर से भी बड़ा कलेक्टर को रखते हैं। डोपिंग भी देखते हैं। डोपिंग के केस में हमें पता है कि बेस की डोपिंग सबसे कम होती है, बेस से ज़्यादा। अब कलेक्टर की साइज बड़ा हमने कर दिया तो उसकी डोपिंग उतनी स्ट्रांग रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास उसके बाद कलेक्टर की डोपिंग होती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली हमारा एमिटर डोप्ड होता है। अगर हमें इसको फॉरवर्ड बायस करना है ये वाले जंक्शन को, तो कैसे फॉरवर्ड करोगे? यहाँ पर बैटरी इस तरीके से लगाओगे या उल्टी लगाओगे? तो उसको पता करने के लिए हमें पता चलना चाहिए कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये NPN है या फिर PNP है। मान लेते हैं कि ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, ये N है, ये P है। अगर हमें इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो P साइड को यानी इस वाले टर्मिनल को हमें पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा इस तरीके से, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, तब जाके हमारा ये एक फॉरवर्ड बायस इस तरीके से होगा। और यहाँ पर हमें करना है रिवर्स बायस। ये है हमारा N, ये है हमारा P। तो पॉजिटिव को मैं कर दूंगा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से देखो, अब ये हमारा ठीक तरीके से बायस ट्रांजिस्टर आ गया है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बाहर है लेकिन फिर भी इसको देखते हैं। फॉर ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन A remains constant for all frequencies। मतलब हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, कोई भी वैल्यू की हम फ्रीक्वेंसी दें तो सभी के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज गेन जरूरी नहीं है एक जैसा हो सकता है लोअर फ्रीक्वेंसीज पे कुछ और वैल्यू आती हो, मिड फ्रीक्वेंसीज पे कुछ और वैल्यू आती है और हायर फ्रीक्वेंसीज पे कुछ और वैल्यू आती हो सकता है ग्राफ कांस्टेंट हो या ऐसा हो, कैसा भी हो सकता है। ये हमने पढ़ा नहीं है, हमारे सिलेबस से बाहर है। लेकिन रियलिटी में ग्राफ कैसा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पे भी हमारे वोल्टेज गेन की वैल्यू कम है और हायर फ्रीक्वेंसीज पे भी वोल्टेज गेन की वैल्यू कम है।
मिड फ्रीक्वेंसीज पे हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एग्जैक्ट कांस्टेंट तो नहीं कहा जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू हम बोल सकते हैं। इसीलिए जो हमारे स्पीकर एम्पलीफायर्स होते हैं उसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे गेन की वैल्यू अलग अलग आ रही है। खैर, उसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन ए रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इज हाई एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज एंड कांस्टेंट इन द मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो हाई और लो फ्रीक्वेंसीज पे बोल रहे हैं कि हाई है और बीच में ऐसे कांस्टेंट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है ग्राफ, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। पार्ट सी इज लो एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज एंड कांस्टेंट एट मिड फ्रीक्वेंसीज। तो यही हमारा आंसर है इस तरीके से, और सी इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। तो ये तो हमारा होने वाला नहीं है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन what is the output frequency if the input frequency is 50 hertz? What is the output frequency of a full wave rectifier for the same input frequency? तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा? हमारे घरों में भी जो बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज पे आती है, इंडिया में, यूएस वगैरह में 60 हर्ट्ज पे आती है। ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया जाता है एसी को लोअर वोल्टेज पे लाने में, और उसमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड का यूज किया जाएगा। तो यहां से हाई वोल्टेज से पहले हमने स्टेप डाउन कर दिया, लोअर वोल्टेज पे ले आए। अब देखो, कभी ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, और जब एसी का डायरेक्शन चेंज होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पर क्योंकि डायोड लगा हुआ है, करंट सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो हो सकता है, दूसरी दिशा में बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो उस केस में देखो, मान लो हमारी ये इनपुट इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आती है, तो मान लेते हैं पॉजिटिव साइड वाला तो हमें ऐसे कैसे निकल जाएगा, और नेगेटिव साइड वाला जो है वो करंट अब फ्लो नहीं हो सकता इस डायोड के कारण, तो वो वाली वैल्यू यहां से गायब है, वो उड़ चुकी है। एक पूरी साइकिल में हमें यहां पर एक ऐसी साइकिल मिलती है, बेसिकली ये इस तरीके का ग्राफ हमें मिलने वाला है। यहां पर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 रहने वाली है, करेक्ट। तो हमारे पास एक साइकिल में यहां पर भी एक साइकिल होती है। यहां पर देखो, फिर से ये वाला वोल्टेज रिपीट होता है, यहां पर फिर से ये वाली साइकिल रिपीट होती है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो हम बोलेंगे 1 आउटपुट साइकिल फॉर ईच इनपुट साइकिल, करेक्ट। तो यहां पर ये एक आउटपुट साइकिल है, ये एक इनपुट साइकिल है, 1:1 रेशियो है। तो अगर ये वाली 50 हर्ट्ज थी तो हमारी आउटपुट की वैल्यू भी 50 हर्ट्ज आने वाली है। एफ आउट इज इक्वल टू एफ इन विच इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। अब देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में मान लो हमारे पास इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है किसी भी टाइम पर, तो यहां से इस तरीके से करंट फ्लो होना चाहेगा। अब यहां से इस तरफ तो वो जा नहीं सकता, तो वो इस तरीके से जाएगा और इधर से ऐसे निकल के अपना पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेगा। ध्यान देखो, यहाँ पर जो लोड रेजिस्टर है उसमें इस तरीके से करंट फ्लो हुआ था। फिर अदर हाफ साइकिल में जब ये वाली साइड पॉजिटिव है तो यहां से इस तरीके से करंट जाएगा और ऐसे आके फिर से ऐसे निकल जाएगा, करेक्ट। तो अभी भी यहां पर इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारे आउटपुट रेजिस्टेंस जो लोड है, जो भी लोड है, उसके ऊपर हमेशा सेम डायरेक्शन में करंट आ रहा है। तो जिस वक्त हमारा इनपुट ऐसे था तब भी करंट ऐसे है, जब हमारा इस तरीके से इनपुट आ रहा था तब भी हमारे पास डायरेक्शन बदल गया है और इस तरीके से आउटपुट आने वाला है। तो अगर इसको मैं एक साइकिल बोलूं, ये देखो साइकिल रिपीट होती है, करेक्ट। तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है इतने टाइम के बाद, लेकिन आउटपुट में मैं देखता हूं कि हर इतने टाइम में ही हमारे पास रिपीटेशन हो जाता है। तो जितना टाइम, जितनी साइकिल्स हमारे इनपुट में है उसकी डबल आउटपुट में हमें साइकिल्स मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू ट्वाइस फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, यानी कि 2 × 50 विच इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। अगर यहाँ पर 50 बार इस तरीके से करंट अपना दिशा बदलता है तो यहाँ पर 100 बार करंट दिशा नहीं बदलेगा, लेकिन 100 रिपीटेशन हो जाएंगे, 0 टू ऊपर, 0 टू ऊपर, 0 टू ऊपर, इस तरीके से 100 बार हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखते हैं। फॉर ए सीई ट्रांजिस्टर, सीई यानी कॉमन एमिटर, यहाँ पर एमिटर सर्किट में कॉमन होता है। अगर ये एमिटर है तो दोनों सर्किट्स में वो कॉमन होता है। द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। सपोज द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100. फाइंड द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड बेस करंट इफ द बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। यहाँ पे हमें पूरा का पूरा सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, हम छोटी छोटी चीजें करते जाएंगे और देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है। पहले तो ये बताओ कि इसमें बेस, कलेक्टर, एमिटर कौन सा है।
तो हम जानते हैं कि जो बीच वाला टर्मिनल होता है वो होता है हमारा बेस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज बी। ये है हमारा एमिटर, ये है हमारा कलेक्टर। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है या एनपीएन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो सकता है। लेकिन अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर इस तरीके से एमिटर में ऐसे एरो लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, ऐसा हम ध्यान रखते हैं। और अगर ये एनपीएन है तो यहाँ पर इस तरीके से एरो लगेगा। एरो हमेशा एमिटर में लगता है, ऐसे कलेक्टर में मत लगाना। तो यहाँ पर डायग्राम को मैं कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से एक एरो बना देता हूँ। ऑलराइट, अब पढ़ना शुरू करते हैं कि द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। तो अब कलेक्टर में कहीं रेजिस्टेंस लगा होगा, हमें पूरा सर्किट बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ। ये है हमारा लोड, इसको बोलते हैं हम, इस तरफ हमारे पास लोड होता है। इसका रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया है वो है 2 वोल्ट। सपोज द करंट एम्प्लीफिकेशन factor of the transistor is 100. Find the input signal voltage and base current if the base resistance is 1 kilo ohm। तो बेस में भी कुछ रेजिस्टेंस बनाया जाए। यहाँ पर हमारे पास ये बेस का रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 1 किलो ओम। और यहाँ पर अगर हमारे पास मान लो करंट है जिसको मैं बोल दूं IB, क्योंकि हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर 100 है तो बेस और कलेक्टर का जो रेशियो होता है वो होता है 100, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास करंट आ जाएगा दिस इज IC और IC की वैल्यू हो जाती है 100 टाइम्स IB। हम लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू 100 टाइम्स IB। अच्छा, IC की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जरूर कुछ एक AC सिग्नल होगा ना, तो हम सिर्फ AC कंपोनेंट्स को ही यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर बायसिंग के लिए कुछ DC यहाँ पर एक्स्ट्रा बैटरीज कनेक्टेड होंगी, वो सब हमें देखने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ एम्प्लीफिकेशन होता है AC सिग्नल्स का, तो हम वो चीज़ देख रहे हैं। तो सिर्फ अगर हम AC को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम इक्वेशन लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज यहाँ पर कितना है 2 वोल्ट इज इक्वल टू करंट की वैल्यू कितनी है, या तो मैं उसे IC लिख दूं या फिर मैं उसे सीधे लिख सकता हूं 100 टाइम्स IB मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2000। ये हमने कहां पर किया, दिस इज फॉर कलेक्टर। यहां से IB की वैल्यू आ जाती है IB इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁵, यानी कि 10⁻⁻5 या फिर इसको मैं बोल सकता हूं 10 माइक्रो एम्पियर। हमारे पास बेस में करंट आ गया। भाई यहाँ पर करंट कितना है? अच्छा, यहाँ पर हमें बोला गया था कि कुछ रेजिस्टेंस है और हमें यहाँ पर वोल्टेज निकालना है, राइट। तो वोल्टेज, इनपुट सिग्नल वोल्टेज, हमें यही तो पता करना है। तो हमारा वोल्टेज जो हमें चाहिए अगेन V इज इक्वल टू I टाइम्स R होता है। इस बार हम बेस साइड में देख रहे हैं तो VB IB RB लगा दो। यहाँ पर IB की वैल्यू आई है 10 माइक्रो एम्पियर, तो 10 इंटू 10⁻⁻6। रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो एम्पियर यानी कि 10⁻3। इसकी वैल्यू आ जाती है 0.01 वोल्ट और यही हमारा आंसर है। हमें यहाँ पर जो बेस के अक्रॉस वोल्टेज है, इनपुट सिग्नल वोल्टेज जो दिया गया है AC वाला, वो पता चल गया और यहाँ पर कितना AC करंट है जो उसके कारण, वो वाला कंपोनेंट भी हमें पता चल गया। सबसे लल्लू सवाल, 2 एम्पलीफायर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन सीरीज। कैस्केड बोलते हैं। कैस्केड मतलब एक से फ्लो के दूसरे में जाना, दूसरे से फ्लो के तीसरे में जाना, तीसरे से फ्लो के चौथे में जाना। हमारी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं जब भी आप वेब डिजाइनिंग पढ़ोगे। खैर वो सब छोड़ो। द फर्स्ट एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 10 एंड द सेकंड हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 20। इफ द इनपुट सिग्नल इज 0.01 वोल्ट कैलकुलेट द आउटपुट AC सिग्नल। तो यहाँ पर V इनपुट हमें दिया हुआ 0.01 वोल्ट, इसका AV यानी कि वोल्टेज गेन की वैल्यू 10 है। तो देखो यहाँ पर 10 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 वोल्ट। और इसी को हमने यहाँ पर इससे कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से। तो यही बन जाता है इस वाले के लिए VI, है ना। दूसरे वाले के लिए वो इनपुट बन गया है। इसके लिए हम जानते हैं कि वोल्टेज गेन की वैल्यू है 20, तो जो भी इनपुट वैल्यू थी उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास V आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी, V आउटपुट इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी कि 2 वोल्ट। हम इसको लिख भी सकते हैं V आउटपुट इज इक्वल टू AV1 AV2 टाइम्स V इनपुट।
जिसकी वैल्यू है 10 इंटू 20 इंटू 0.01 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। आंसर आ गया। A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with band gap of 2.8 electron volt. Can it detect a wavelength of 6000 nanometer? तो हमारे पास यहाँ पर जो बैंड गैप है उसकी वैल्यू 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से फोटोन कोई आएगा इस वेवलेंथ वाला, उसकी कुछ एनर्जी होगी। अगर वो एनर्जी इससे ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन को वो निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इधर उधर फ्लो हो जाएंगे और हमारे पास करंट आ जाएगा, राइट। तो हमें चेक क्या करना है कि क्या इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है। तो हमारे पास आ जाता है, पहले हम लिख देंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि एनर्जी है, और एनर्जी ऑफ फोटोन उसकी वैल्यू आ जाती है 12400 अपॉन जो वेवलेंथ है जो कि हमें एंगस्ट्रॉम में लिखनी पड़ेगी, तो हो जाती है 6000। तो नैनोमीटर था, एक और जीरो लगाओ तो अभी एंगस्ट्रॉम में आ गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आने वाला है। इसकी वैल्यू होती है 124 अपॉन 600, और आप देखोगे कि ये डेफिनेटली 1 से छोटी वैल्यू आ रही है। हमारे पास एनर्जी गैप तो 2.8 था, इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 0.2067 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ ये जो भी हमारा फोटो डायोड है, तो वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होने वाला, हम इस फोटोन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बारी आती है एडिशनल एक्सरसाइजेस की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको ध्यान से देखने से मजा आ जाएगा आपको। द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब्स 5 इंटू 10⁻28। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स है वो दिया हुआ है, खैर इसका हमें कोई ज्यादा काम नहीं है। दिस इज डोप साइमल्टेनियसली विद 5 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ per meter cube of arsenic and 5 into 10⁻20 per meter cube atoms of indium। देखो ये हमारा सिलिकॉन है, ये हमारा आर्सेनिक है, ये है पेंटावैलेंट, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाता। अगर हम सिर्फ इंडियम आर्सेनिक से ही डोपिंग करते तो हमारे पास ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता, लेकिन हमने साथ में इंडियम भी लगा दिया है। इंडियम से भी इस तरीके से डोपिंग कर दिया। इंडियम एक ट्राइवैलेंट है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो देखो हमारे पास इस तरीके से होल्स जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनते हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास होल ज़्यादा है। अगर दोनों अलग से अलग अलग मटेरियल में करते तो हम उनके कारण इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन पता कर पाते इस फॉर्मूले के हिसाब से। अभी कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाकर के रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो यही चीज़ें हमें चेक करनी है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। सबसे पहले तो समझते हैं कि हमारे ये जो आर्सेनिक जो कि एक पेंटावैलेंट है, उसको हम बोलेंगे कि वो एक डोनर है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब, और हम लिख सकते हैं एन एक्सेप्टर यानी कि जो हमारा इंडियम है उसकी हो जाती है 5 इंटू 10⁻20 एटम्स पर मीटर क्यूब। अगर इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग सैंपल्स में हम डोपिंग करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जितनी भी डोनर की कंसंट्रेशन है उसी को हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते थे कि भाई यही वैल्यू डोनर है ना, तो उसने इलेक्ट्रॉन भेजा होगा, तो वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन के बराबर रही होगी। और अगर हम सिर्फ ये एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी मिलाते, इंडियम मिलाते, तो हम बोल देते भाई इसकी जो भी कंसंट्रेशन आपने मिलाई है वही हमारी कंसंट्रेशन ऑफ होल होने वाली है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर होगा रिकॉम्बिनेशन। हमारे पास अगर दोनों डाल दोगे तो कुछ रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके होल में जाकर के सेटिस्फाई कर देगा उसको ऑर्बिट को। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो ये वाला हमारा फॉर्मूला हो रहा है या नहीं। हमारे केस में आ जाता है NeNH, उसकी वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10⁻20। इसकी वैल्यू आ जाती है 2.5 इंटू 10⁻43। अच्छा, Ni स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? Ni स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर, यानी कि 2.25 इंटू 10⁻32। हम यहाँ पर देखते हैं कि NeNH इज नॉट इक्वल टू Ni का स्क्वायर। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल
जो सिलिकॉन में हो सकते हैं, जो हमारा बेस हमने बना रखा था हमारे सेमीकंडक्टर का, उससे कहीं ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, होल भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होने ही वाला है। इसका मतलब हम अभी तक अज्यूम करते थे कि जितनी डोनर इम्प्योरिटी डाली है वो सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और वही इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हम मान लेते थे, क्योंकि सिलिकॉन की इंट्रिंसिक जो इलेक्ट्रॉन होल पोर थे वो बहुत ही कम पड़ जाते हैं इस डोनर कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। तो ऐसा होता है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? देखो, हम मान लेंगे कि यहाँ पर कुछ रिकॉम्बिनेशन तो होगा और उस रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू हम मान लेते हैं कि वो है x, है ना। हमारे पास मोस्टली इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इतनी होती, ये भी इतनी होती, लेकिन इनमें से कुछ रिकम्बाइन हो गए। भाई जितने इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे उतने ही होल्स रिकम्बाइन होंगे, क्योंकि वो आपस में ही रिकम्बाइन होते हैं। तो इस केस में मान लेते हैं कि वो रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू है x, रिकॉम्बिनेशन पर मीटर क्यूब, यूनिट सेम रखेंगे हम। तो हम बोल देंगे कि अब हमारी जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है Ne, उसकी वैल्यू हो जाएगी जो हमारे डोनर की कंसंट्रेशन थी माइनस जितने हमारे रिकम्बाइन हो गए। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं NH होल्स की जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी जो हमारे एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन थी माइनस x जितने की रिकॉम्बिनेशन हो गए। अब हमारे पास ये दोनों ही वैल्यूज हमने कम कर दिया है ना, Ne NH दोनों की वैल्यू को हमने कम कर दिया है, तो अब शायद वो Ni स्क्वायर के बराबर हो जाए। पहले तो बहुत ज्यादा थी, तो इस बार हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? देखो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Nd माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई Na माइनस एक्स इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। क्या हमें Nd की वैल्यू पता है? जी हाँ। क्या हमें Na की वैल्यू पता है? जी हाँ। क्या हमें Ni की वैल्यू पता है? वो भी हमें पता है। क्या हम x निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आ गई है। कैसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को? देखो प्रॉब्लम क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो x की वैल्यू पता करना होता है, क्योंकि वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के ऑलमोस्ट बराबर आ जाती है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डेसिमल के बाद तक आ जाती है, कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर पाओगे आप, वरना थोड़ा मुश्किल हो रहा था जैसा कि हमने देखा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर x को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो x को गायब कर दो यहाँ से। इन दो इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर x, क्योंकि दोनों में से देखो माइनस हो रहा है, तो x वहां से गायब हो जाएगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा Ne माइनस NH इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जाएगा Nd माइनस Na। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालनी है तो हमें होल की कंसंट्रेशन को हटाना पड़ेगा। यहाँ से NH की वैल्यू देखो, मैं इसमें से NH की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, हमारे पास आ जाता है Ne माइनस NH की वैल्यू हो जाती है Ni का स्क्वायर अपॉन Ne इज इक्वल टू Nd माइनस Na। हमारी इक्वेशन आ जाती है Ne का स्क्वायर माइनस Nd माइनस Na इंटू Ne माइनस Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास Ne की वैल्यू कितनी हो जाती है? Ne की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज रखते जाओ, b का है हमारा, b ये पूरा का पूरा है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा? सिर्फ Nd माइनस Na माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो हो जाएगा Nd माइनस Na का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू Ni स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर भी तो ये फिर से प्लस हो जाने वाला है, 4 Ni का स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा आंसर आने वाला है। आप यहाँ पर फिर से नोटिस करोगे कि ये Nd माइनस Na वाली जो टर्म है वो है 495 इंटू 10⁻20 के ऑर्डर की, तो उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो वो हो जाएगा 10⁻40 के ऑर्डर का, और Ni का स्क्वायर हमें पता है कि वो हो जाता है सिर्फ 10⁻32 का। तो इतनी बड़ी टर्म में ये छोटी सी टर्म ऐड करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 बोल सकते हैं हमारी कैलकुलेशंस के लिए। अब देखो यहाँ पर है Nd माइनस Na, यहाँ पर है Nd माइनस Na का स्क्वायर करा है फिर अंडर रूट लिया है, तो ये दोनों वैल्यूज भी एग्जैक्टली सेम हो जाती। इसके कारण ये वाली वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, तो अगर किसी वैल्यू में से उसी वैल्यू के थोड़ा सा बड़े को ऐड कर दोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे आप माइनस यूज कर लोगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता फिजिकल वर्ल्ड में। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस यूज करने वाले हैं, और इसका आंसर कितना आ जाता है? इसका आंसर आ जाता है Nd माइनस Na प्लस Nd माइनस Na
डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास यहाँ पर था, इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली फिर से ND माइनस NA, जिसकी वैल्यू कितनी है, ND की वैल्यू थी 5 इंटू 10⁻22 यानी कि 500, ये वाला था हमारे पास 5, तो 500 माइनस 5 हो जाता है हमारे पास 495 इंटू 10⁻20, ये हमारी आ गई NE। अब हम NH की वैल्यू भी पता कर सकते हैं, जो हो जाता है NI का स्क्वायर अपॉन NE। NI के स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 2.25 इंटू 10⁻32 डिवाइडेड बाई NE का स्क्वायर आ गया हमारे पास 495 इंटू 10⁻, कितना है 20, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 4.75 इंटू 10⁹ पर मीटर क्यूब। यही हमारा आंसर है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। In an intrinsic semiconductor, the energy gap Eg is 1.2 electron volt. Its whole mobility is much smaller than electron mobility and independent of temperature. What is the ratio between conductivity at 600 Kelvin and that at 300 Kelvin? Assume that the temperature dependence of intrinsic carrier concentration Ni is given by, ये हमारे पास concentration दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे हम और एक चीज़ जानते हैं, हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर आंसर बढ़ा हुआ आने वाला है या नहीं। हमारे पास होती है कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू NE इंटू चार्ज ऑफ E इंटू म्यू प्लस NH इंटू चार्ज, जो कि वैल्यू अगेन है E मल्टीप्लाइड बाई म्यू। यहाँ पर ये म्यू क्या होता है, म्यू होता है हमारे पास मोबिलिटी, और होल्स के केस में मोबिलिटी को हमें इग्नोर कर देना, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसकी वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली कर देंगे 0। तो हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाती है, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू NE E इंटू म्यू। अच्छा देखो, अब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये चार्ज की वैल्यू तो चेंज नहीं होती, चार्ज तो उतना ही रहने वाला है। NE की वैल्यू चेंज होने वाली है, जो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अच्छा, जो NI है यानी इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन होल पेयर की कंसेंट्रेशन, तो हमारे पास वही इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी हो जाएगा, तो NI की वैल्यू ही हम इलेक्ट्रॉन की जगह यूज़ कर लेंगे। होल्स के लिए मोबिलिटी 0 थी, NH की वैल्यू 0 नहीं थी, है ना, मोबिलिटी को हमने 0 की थी। अच्छा, टेम्परेचर के साथ साथ ये मोबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है? हमें दिया हुआ है कि होल्स के केस में इट्स होल्स मोबिलिटी इज मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। होल के लिए तो इन्हें बोला मोबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बोला, लेकिन हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए भी मोबिलिटी इंडिपेंडेंट है। तो हम लिख सकते हैं, हमें जो चीज़ पता करनी है वो है सिग्मा एट 600 डिवाइडेड बाय सिग्मा एट 300, उसकी वैल्यू आ जाती है NE E म्यू अपॉन NE E म्यू। दोनों कैंसिल आउट हो गए, जी नहीं, ये है 600 केल्विन पे, ये वाली वैल्यू है 300 केल्विन पे। यहाँ पर फिर से E म्यू म्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें पता करना है NE एट 600 अपॉन NE एट 300 केल्विन। NE का फॉर्मूला क्या है, NE का फॉर्मूला है N0 e⁻⁻ EG अपॉन 2kBT। तो यहाँ T की वैल्यू ही रख देते हैं 600, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर से आ जाएगा N0 e⁻⁻ EG डिवाइडेड बाई 2kB इंटू टेम्परेचर है 300। फिर से N0 से N0 कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू e⁻⁻ EG हमारे पास है इधर अपॉन 2kB आ जाएगा, और अंदर बचता है 1/300 माइनस 1/600। इसकी वैल्यू आ जाती है e⁻, आप इसका एलसीएम ले लो तो ये है बेसिकली 2 डिवाइडेड बाई 600, 2 डिवाइडेड बाई 600 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 600, 1 डिवाइडेड बाई 600 आ जाता है। इसको मैं लिख सकता हूँ EG अपॉन 600, तो यहाँ से आ गया और यहाँ पे 2 था, तो ये हो जाता है 1200 kB। वैल्यूज रखते हैं, e⁻⁻ एनर्जी गैप कितना है, e की पावर हमें चढ़ानी है, एनर्जी गैप की वैल्यू है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1200 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में है? नहीं, मेरे पास जो वैल्यू है, मुझे जो याद है वो है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और ये वैल्यू SI यूनिट्स में है, तो ऊपर भी मेरे को ये 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे SI यूनिट में ले आना चाहिए, तो वो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू आनी है आंसर, इसकी वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू e⁻, आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 11.6
यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जिससे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 108,467। कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁵. तो हमारी कंडक्टिविटी एट 600 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁵ टाइम्स कंडक्टिविटी एट 300. देखो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर के लिए कितना ज़्यादा बढ़ गई टेम्परेचर को डबल कर देने से. इन अ पीएन जंक्शन डायोड द करंट आई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो आई का हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो हम इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं यहाँ पर. आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस्ट पर ई वी अपॉन के बी टी. यहाँ पर एक ईटा भी होता है, उसकी वैल्यू हम 1 ले रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, -1 है ना. तो ये हमारे पास करेक्ट फॉर्मूला है. आई नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है, आई नॉट होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट. के बी की वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में, तो हमें जूल में कन्वर्जन वगैरह करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन है, यहाँ पर केल्विन है टेम्परेचर में. ये पूरी की पूरी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आने वाली है, क्योंकि ई की पावर जो भी होती है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए. सब सही चल रहा है. टी की वैल्यू हमें दी हुई है. व्हाट विल बी द फॉरवर्ड करंट एट ए फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 0.6 वोल्ट. आई इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख दूंगा, जिसकी वैल्यू होती है 5 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर को चढ़ी हुई. ई की पावर क्या चढ़ी हुई है, ई वी अपॉन के बी टी. क्योंकि के बी भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ई का जो चार्ज की वैल्यू है उसको रहने देंगे. यहाँ पर ही हमारे पास ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू बन जाएगी, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. यहाँ पर देखो हमारे पास आंसर आता है, वोल्टेज था 0.6, तो 0.6 अपॉन हमारे पास नीचे है 8.6 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर की वैल्यू है 300 -1, ये वाले -1 को ना भूलें. और यहाँ से हमारे पास आंसर जो आता है उसकी वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाई e⁻23.2558 -1. अब ज़रूर इस -1 को भूल जाओ, क्योंकि ये वाला नंबर बहुत बड़ा है. इस बहुत बड़े नंबर को इस बहुत छोटे से नंबर से आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.06293 एम्पियर. देखते हैं पार्ट बी. पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इंक्रीज इन करंट इफ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज इंक्रीज टू 0.7 वोल्ट. तो 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट थोड़ा सा बड़ा है, बहुत थोड़ा सा. तो यहाँ पर ये 0.6 की जगह 0.7 होने वाला है. और यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास आई की वैल्यू इस केस में आ जाती है 5 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाई e⁻0.7 डिवाइडेड बाई 8.6 इंटू 10⁻5 इंटू 300 -1, जिसको इग्नोर करने ही वाले हम. अप्रॉक्सीमेटली आगे आ जाता है 5 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर इस बार आती है 27.1318 -1 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.035 एम्पियर. क्या यही हमारा आंसर है? जी नहीं, हमसे पूछा था चेंज इन करंट कितना हुआ है. तो डेल्टा आई की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी आई इन केस ऑफ बी माइनस आई इन केस ऑफ ए, जिसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 2.972 एम्पियर. पार्ट सी देखते हैं. व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस. तो हमारे पास देखो पहली बात तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी, आर होता है V अपॉन आई. डायनामिक में क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट. चेंज इन वोल्टेज कितना किया था हमने, 0.1 वोल्ट का है ना, 0.6 से 0.7 गए थे. और हमारे करंट कितना चेंज आ गया, उसमें चेंज आ गया है 2.972. तो यहां से हमारे पास आंसर आता है 0.03365 ओम का डायनामिक रेजिस्टेंस है. What will be the current if reverse bias voltage changes from 1 volt to 2 volt? अच्छा, अभी तक ये जो कैलकुलेशन हो रही थी ये फॉरवर्ड बायस के लिए हो रही थी. तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास जो ग्राफ भी है इस तरीके से होता है कि ऐसा ग्राफ होता है. थोड़ा सा अगर आप वोल्टेज में चेंज करो तो भी करंट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करोगे तो करंट पहले यहाँ था, बाद में तो यहाँ पता नहीं कहाँ, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये चेंज हो जाता है. लेकिन रिवर्स बायस वाला जो करंट होता है वो इस तरीके से होता है, एकदम कांस्टेंट होता है. आप यहाँ पर से वैल्यू लो, यहाँ से वैल्यू लो, यहाँ से वैल्यू लो, अनलेस आप बहुत ज़्यादा इधर आगे चले जहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन हो जाए, तब तक हमारे करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो हमारे पास पार्ट डी में हम लिख सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा आई की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0. तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू
डेल्टा वी आपने करा है, उसकी वैल्यू आ जाती है 1 वोल्ट। देखो 1 वोल्ट से हमने 2 वोल्ट तक, यानी कि चेंज 1 वोल्ट का था, लेकिन उसके कारण जो हमारे पास डेल्टा आई आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो इसकी वैल्यू आ जाती है इनफाइनाइट। रिवर्स बायस में हमारे पास डायनेमिक रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। You are given two circuits as shown in figure this. Show that circuit A acts as OR gate while the circuit B acts as AND gate. इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वाले सर्किट को कैसे सॉल्व किया है। क्या मैं इसी को सिंप्लीफाइड सर्किट एक बना सकता हूँ? यहाँ पर मैं सिंप्लीफाइड सर्किट इस तरीके से बनाऊंगा। ये है हमारे पास A, ये है हमारे पास इनपुट B। दोनों से हमें एक पहले मिला OR गेट, यहाँ पर हमें कुछ आउटपुट मिला होगा, इंटरमीडिएट है तो मैं इसको बोल दूंगा Y1। फिर ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा नॉट गेट लगा है ना, वो इन्वर्ट कर देता है, तो उसकी जगह मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से एक नॉट गेट, है ना। अभी तो इक्विवेलेंट है। अब इसको मैं बोलूँगा दिस इज Y2। हम यहाँ पे पहुँच गए। फिर हमारे पास एक और नॉट गेट लगा हुआ है, अब तो नहीं लगा दिया ये, और फिर उसके बाद हमें मिलता है Y। यहाँ पर देखो ट्रुथ टेबल में अगर हमें A और B पता है तो पहले हमें पता करना होगा Y1 की वैल्यू क्या है, फिर हम पता करेंगे Y2 की वैल्यू क्या है। अगर A और B दोनों 0 हैं तो हमारे पास यहाँ Y1, क्योंकि ये OR गेट है, दोनों ही 0 हैं, तो Y1 की वैल्यू आ जाती है 0। उसके बाद कोई भी वैल्यू 0 1 0 1 कुछ भी करते रहो, A और B में से एक की भी वैल्यू 1 है तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ये एक OR गेट है। तो Y1 की वैल्यू अब हमारे पास आने वाली है 1 1 1। अच्छा Y1 आ गया। Y2 क्या है? Y1 का जस्ट इन्वर्ट कर दो तो Y2 आ जाएगा। तो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 0 0, और Y2 आ गया। Y2 के बाद Y भी हम पता कर सकते हैं। Y2 की वैल्यू जो भी थी उसी को इन्वर्ट कर दोगे तो Y मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 था तो 1 की जगह हमारे पास फिर 0 हो जाएगा, 0 की जगह फिर से 1 हो जाएगा, 1 1, आंसर था 1 1 1। आप इसे ध्यान से देखोगे तो हमें ये जो वैल्यू मिली है ये OR गेट की वैल्यू मिली है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय ट्रुथ टेबल इट इज OR गेट। इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, यहाँ पर अगर वैल्यू थी A तो यहाँ पर हमें जो Y1 की वैल्यू मिलती, Y1 की वैल्यू मिल जाती हमें A प्लस B। ये एक्चुअली प्लस नहीं है, ये है और B, A और B। अच्छा Y2 की वैल्यू कितनी हो जाती है? Y2 है हमारा Y1 का बार। हमें Y1 का जो भी वैल्यू है उसकी उल्टी वैल्यू वहाँ पे मिलने वाली है, तो ये हो जाता है हमारा A और B का बार लगा दो। Y की वैल्यू है जो भी Y2 था उसका इन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ Y इज इक्वल टू Y2 का बार, यानी A और B। इसका बार ये ऑलरेडी Y2 था, उसका फिर से बार कर दो इस तरीके से। और हम जानते हैं कि जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर डबल बार लग जाए तो फिर से वही वैल्यू आ जाती है। इसका उल्टा करके फिर से उल्टा कर दो तो फिर से वही वैल्यू मिल जाती है, तो ये हो जाता है A और B। अगेन हम जानते हैं कि ये एक OR गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हम बनाएंगे इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। यहाँ पर A था, यहाँ पर B था। A से इस तरीके से हमारे पास एक नॉट गेट लगा है, यहाँ पे भी नॉट गेट लगा, फिर ये वाला इनपुट एक OR गेट में गया है इस तरीके से, वहाँ से वैल्यू मिली है, फिर एक नॉट गेट लगा हुआ है, देखो ये एक नॉट गेट लगा हुआ है, और इसके बाद हमें मिल जाता है Y। इसको मैं बोल दूंगा ये है मेरा इनपुट Y1, ये है इनपुट Y2, ये है इंटरमीडिएट Y3, और फिर हमें Y मिला। तो यहाँ पर मुझे Y1, Y2 और Y3 तीन इनपुट्स इस तरीके से ऐड करने हैं। जिस वक्त A की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये Y1 क्या है, A का उल्टा है, तो A के उल्टे वाली वैल्यू Y1 में हम रख देते हैं, है ना। तो 0 पे वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 1 0 0। Y2 क्या है, वो B का इन्वर्टेड है ना। B की वैल्यू जहाँ 0 है वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, जहाँ 1 है वहाँ वैल्यू आ जाएगी 0, तो यहाँ जाएगी वैल्यू 1 0 1 0। अच्छा Y3 क्या चीज़ है, वो है Y1 और Y2। Y1 और Y2 में एक भी वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे हमें वैल्यू 1 मिल जाएगी, है ना। तो Y3 में हमारे पास देखो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ खाली 0 आने वाला है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज 0, दिस इज 1 1 1। अच्छा और Y क्या है, वो Y3 का उल्टा है, यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, तो Y की वैल्यू इसकी इन्वर्ट करके डालते जाओ तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 1। और ये ट्रुथ टेबल देख के हम बता सकते हैं कि ये एक एंड गेट है। इसी को करने का और एक तरीका है, देखो हमारे पास जो भी Y की वैल्यू है वो क्या होगी, Y की वैल्यू होगी
किसी चीज का इन्वर्जन क्या है, नॉट गेट लगा हुआ है, तो नॉट गेट लगा हुआ है तो मैं पहले ऐसे नॉट लगा देता हूँ, कोई तो वैल्यू होगी जिसको उल्टा कर दिया है। यहाँ पर एक और गेट लगा हुआ है तो एक और ऑपरेशन होगा किन्हीं दो चीजों के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर मैं वो और गेट लगा देता हूँ। यहाँ पे भी मुझे कुछ वैल्यू रखनी है, यहाँ पे भी मुझे कुछ वैल्यू रखनी है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, यानी ये वाली वैल्यू क्या है, वो है ए का उल्टा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज ए प्राइम या ए बार। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखूंगा इस जगह पे, वो है बी का उल्टा। तो इसको मैं बोलूंगा बी बार, यानी कि इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए बार और बी बार और उसके ऊपर बार। अब डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ये वाली लाइन ब्रेक होगी इस तरीके से, गायब नहीं हो जाएगी लाइन, सिर्फ ब्रेक होगी और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये और की जगह एंड हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हो जाती है हमारी ए ऊपर 2 बार एंड बी ऊपर 2 बार। और जब भी किसी चीज के ऊपर 2 बार होते हैं तो हम क्या जानते हैं कि किसी चीज को उल्टा करके फिर से उल्टा कर दो तो वापस सीधी वाली वैल्यू आ जाती है। तो ये हो जाता है ए एंड बी जो हमारा एंड गेट है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। Write the truth table for a NAND gate connected as given in figure 14.45. Hence identify the exact logic operation carried out by this circuit. बहुत आसान, यहाँ पर हमारे पास A है तो ये वाली वैल्यू भी A रहेगी, ये वाली वैल्यू भी A रहेगी। यहाँ पर AND गेट है तो हमारे पास यहाँ पर A एंड A आ जाएगा जिसकी वैल्यू अगेन A होती है। फिर यहाँ पर उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो फिर से हमारे पास इस तरीके से A बार, तो हमारे पास एक नॉट गेट आने वाला है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास हम लिख देंगे y इज इक्वल टू किसी चीज का, तो वो इस तरीके से देखो हम बोल सकते हैं इधर से चले, y इज नॉट ऑफ समथिंग, तो मैंने नॉट लगा दिया। किस चीज का नॉट है, वो हमारे पास एक एंड गेट लगा हुआ है इस तरीके से। एंड गेट यानी कि यहाँ पर एक एंड का साइन है, यहाँ पर कोई दो चीजें होंगी। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यूज भरनी है जो कि इसके इनपुट थे। इसका इनपुट क्या था, वो भी ए था, इसका इनपुट क्या था, वो भी ए था। तो यहाँ पर ए और ए लगने वाला है, यानी कि हमारे पास ये ए एंड ए का प्राइम है। डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो यहाँ पर, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो यहाँ पर लाइन ब्रेक करेंगे हम, इज इक्वल टू ए बार और ये डॉट का प्लस हो जाएगा ए से, ये ऐसे डॉट होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो डॉट हो जाता है। ठीक, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास देखो अगर ए बार और ए बार दोनों है तो यहाँ पर क्योंकि ये और ऑपरेशन है सेम चीज़ों के बीच में, तो यहाँ पर वही वैल्यू हमें आंसर में मिल जाती है। यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है ए बार। ये है हमारा नॉट गेट। इसकी आप ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास है वैल्यू ए, यहाँ पर हमारे पास है वैल्यू ए, दोनों जा रही हैं एक एंड गेट में और फिर उसके बाद एक इस तरीके से नॉट गेट लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास वाई, दिस वैल्यू इज y1, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमारे पास एक इंटरमीडिएट वैल्यू है y1। जिस वक्त a की वैल्यू 0 है उस वक्त दोनों ही यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर वैल्यू 0 आने वाली है, तो यहाँ पर हम y1 की वैल्यू लिख देंगे 0। जिस वक्त a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे दोनों की 1 है तो यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और हम जानते हैं y इज y1 का उल्टा, तो यहाँ पर 0 था यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 था तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये आता है वैल्यू 1 0। और क्योंकि हमारे पास इस तरह की ट्रुथ टेबल आई हम देख के बोल सकते हैं दिस इज अ नॉट गेट। You are given two circuits as shown in figure this which consist of NAND gates. Identify the logic operation carried out by the two circuits. हमारे पास दो सर्किट है, कैसे इसको सॉल्व कर लोगे। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। इसका सिंप्लीफाइड सर्किट में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, दोनों से हमारे पास एक इस तरीके से पहले लगा है एंड गेट। यहाँ पर फिर से हमने एक नॉट गेट लगा दिया, देखो इस तरीके से नॉट लगाया उसको मैंने अलग कर दिया। फिर यहाँ से आगे चलो इसको स्प्लिट कर दो और यहाँ पर फिर से एक एंड गेट इस तरीके से लगा हुआ है और फिर उसके आगे एक फिर से नॉट गेट इस तरीके से लगा हुआ है ऐसे, और फिर हमें मिल जाता है y आउटपुट। तो यहाँ पर मैं इसको बोल दूंगा ये है मेरी इंटरमीडिएट वैल्यू y1, ये वाली वैल्यू है मेरी y2, ये वैल्यू है मेरी y3। तो मुझे यहाँ पर y1, y2 और y3 तीनों कैलकुलेट करनी है। देखो y1 यहाँ पर एंड गेट लगा हुआ है तो y1 की वैल्यू तो वही होगी, अगर a और b दोनों 1 है तभी ये 1 हो सकता है, बाकी टाइम पे 0 होगा। तो y1 में सिर्फ यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सभी जगह हमारे पास वैल्यू आने वाली है 0। y1 जो भी है y2 उसी का इन्वर्ट है तो y2 की वैल्यू जाएगी 1 1 1 0। अब y3 कैसे पता करें,
देखो इधर भी y2 इनपुट है, इधर भी y2 इनपुट है, और जब भी दो सेम इनपुट आते हैं तो यहाँ पे आप एंड गेट लगाओ या और गेट लगाओ, हमेशा सेम वैल्यू आने वाली होती है। तो y3 की वैल्यू एग्जैक्टली y2 के बराबर हो जाएगी, y3 की वैल्यू भी y2 के बराबर हो जाएगी, 1 1 1 0। और y3 आ गया, y3 का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो y की वैल्यू हो जाएगी जहां जहां 1 है वहां पर 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ 0 था तो यहाँ 1 आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 0 0 1। ओहो, इस टेबल को देख करके मैं बोल सकता हूं दिस इज एन एंड गेट। जिस वक्त ए एंड बी रेडी है, 1 है, उसी वक्त हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, बाकी सब जगह 0 आ रहा है। इसको डी मॉर्गन्स लॉ से किस तरीके से कर सकते हो सॉल्व, देखो यहां पर मेरे पास मैं लिख सकता हूं y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू हो जाएगी y1 इज इक्वल टू ए एंड बी, तो y1 इज इक्वल टू ए एंड बी। अच्छा y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है y1 का इन्वर्ट कर दो, y2 इज इक्वल टू y1 का बार यानी कि a एंड b का बार, इस तरीके से। और y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू जो y2 और y2 है उसी का एंड लगा हुआ है, तो y3 की वैल्यू फिर से y2 के बराबर हो जाएगी, y3 इज इक्वल टू y2। और y की वैल्यू कितनी है, y3 का बार, तो y इज इक्वल टू y3 का बार यानी कि a एंड b का डबल बार हो गया, ये डबल बार हो गया यानी कि फिर से सेम चीज हो गई, तो ये हो गया a एंड b, और ये हम जानते हैं कि दिस इज एन एंड गेट। कूल। अब देखते हैं हमारे पास पार्ट बी में क्या है। पार्ट बी में देखो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक नैंड गेट लगा हुआ है, और हम जानते हैं उसको दोनों तरफ जब आप शॉर्ट कर देते हो इस तरीके से तो ये एक नॉट गेट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही होगी, a बार, यहाँ पर वैल्यू आ रही होगी b बार, और यहाँ पर फिर से हमारे पास नैंड गेट लगा हुआ है। तो इसमें हम पहले इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। y इज इक्वल टू, देखो उल्टा लिखेंगे इस बार ना, थोड़ा अलग अप्रोच लगा रहा हूँ, y इज इनवर्ट ऑफ समथिंग, तो y इज इनवर्ट ऑफ समथिंग। अब मुझे यहाँ पर कोई चीज़ लिखनी है, वो चीज़ क्या है, यहाँ पर देखो ये एंड गेट है, एंड गेट में हमारे पास डॉट का साइन लगता है, इधर उधर दो चीज़ें होती है, कुछ भी हो सकती है वो, तो बीच में डॉट लगा दो, यहाँ पे जगह छोड़ दो, वो क्या चीज़ है अभी देखते हैं। अब इसके इनपुट क्या था, एक था a प्राइम, दूसरा था b प्राइम, है ना, तो यहाँ पे a का बार b का बार, ये हमारा आउटपुट आ रहा है। डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ यहाँ पे थ्योरम, तो यहाँ पर हो जाता है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये वाली लाइन को यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, ये साइन प्लस हो जाएगा डॉट की जगह, ये जाती है वैल्यू हमारे पास विच इज इक्वल टू a बार का बार प्लस b बार का बार विच इज इक्वल टू, किसी का भी प्राइम प्राइम कर देते हो आप तो वो फिर से वही वैल्यू आ जाती है a और b, ये है हमारे पास और गेट। या फिर आप इसी का और सिंप्लीफाइड वर्जन बना सकते हैं, यहाँ पर हमें a बार वैल्यू मिली थी, यहाँ पर हमें b बार वैल्यू मिली थी, दोनों से हमने एक एंड गेट बनाया था, उससे हमें मिलता है कुछ वैल्यू, जैसे मैं y इंटरमीडिएट y1 बोल दूंगा, फिर एक नॉट गेट लगा हुआ इससे हमें y मिलता है ना, ये नॉट को मैंने यहाँ बना दिया है और ये एंड गेट को मैंने यहाँ बना दिया है, ये वाले बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे हमें पता है ये a बार b बार वैल्यू आती है। तो यहाँ पर और कुछ साइंस बना लेता हूँ, देखो मेरे पास a बार है तो यहाँ पर मैं एक a बार लिखता हूँ, एक b बार लिखता हूँ और एक y1 लिख देता हूँ। a और b से हम सीधे सीधे a बार और b बार को भर सकते हैं जो कि उसका एग्जैक्टली उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 1 0। y1 यहाँ पर a बार और b बार का एंड गेट ऑपरेशन लगाने के बाद है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब भी a बार और b बार की वैल्यू 1 होगी तभी यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी, बाकी सब केसेस में 0 आने वाली है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 0। और हम जानते हैं कि y इज y1 का उल्टा, y इज y1 का उल्टा, तो y1 का उल्टा करके यहाँ पे लिख दो, वैल्यू आ जाएगी 0 1 1 1। एंड इस ट्रुथ टेबल को देख के हमें पता चल जाता है यहाँ पर ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये एक और गेट की वैल्यू है। Write the truth table for the circuit given in figure this below consisting of NOR gates and identify the logic operation or and not which this circuit is performing। तो एक सर्किट है वही लगाया है, देखो यहाँ पर भी यही यूनिट लगी है, यहाँ पर भी वही यूनिट लगी है, उसी से हमें कुछ लॉजिक गेट से वैल्यू मिलनी चाहिए, देखते हैं कौन सी वैल्यू मिलती है। यहाँ पर भी a है, यहाँ पे भी b है, तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है, ये गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, ये इसके इनपुट्स लिखने थे, नहीं यहाँ पे क्यों लिख दिया मुझे नहीं पता, ये वैल्यू तो सेम आने वाली है जो भी है। तो एक काम करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास सर्किट बनाते हैं सिंपल वाला, हमारे पास मान लो a है, यहाँ पर हमारे पास b है,
दोनों में पहले हमने लगा दिया है एक और गेट इस तरीके से, उससे हमें मिलती है वैल्यू कुछ y1। फिर हमने यहाँ पे देखो नॉट था ना, तो यहाँ पे एक नॉट गेट लगाते हैं इस तरीके से, फिर आगे जाएगा वो, और वही वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी दो में, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो होती है हमारी y2। तो क्योंकि ये y2 है तो यहाँ पर भी y2, यहाँ पर भी y2 होगा। उसके बाद फिर से हमारे पास एक और गेट लगा हुआ है, तो ये एक और गेट लगा दिया, और उसके बाद आगे यहाँ पे एक डॉट था हमारे पास, तो यहाँ पे ज़रूर एक छोटू सा नॉट रहा होगा, इससे हमें y मिलता है। यहाँ पे मिल जाएगा इंटरमीडिएट y3। वैल्यूज़ बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास a है, b है, तो यहाँ पर हमें y1, y2, y3 तीन वैल्यूज़ और लिखनी पड़ेंगी, y1, y2 एंड y3। y1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लगा हुआ है और गेट, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 1, 1। a और b में से कोई भी एक वैल्यू 1 है तो हमारे पास आंसर में 1 आ जाता है, 0 पे सारी वैल्यू 0 होती है। y2 की वैल्यू क्या होगी, देखो y1 पे जो भी था उसका उल्टा y2 पे हो जाएगा, तो y2 पे मैं लिख दूंगा 1, 0, 0, 0। और y3 की वैल्यू क्या है, देखो y2 से हमारे पास इस तरीके से और गेट लगा हुआ है ना, y3 की वैल्यू क्या है, y3 इज इक्वल टू y2 और y2। जिस वक्त y2 की वैल्यू 1 है उस वक्त y3 की वैल्यू भी 1 होगी, जिस वक्त y2 की वैल्यू 0 इस वक्त y3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y3 इज इक्वल टू y2। एग्जैक्ट सेम y3 में भी कॉपी कर दो, y2 वाला 1, 0, 0, 0। और हमारे y की वैल्यू क्या है, वो y3 का इन्वर्टेड है ना, उल्टी वैल्यू आ जाएगी उसकी यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी y3 का उल्टा करके यहाँ पे लिख दो, ये आ जाता है 0, 1, 1, 1। और हम ये देखते हैं दिस इज एन और गेट। क्या हम इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं बिना ट्रूथ टेबल बनाए? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट आने वाला है इस जगह पर है ना, या फिर मैं यहीं पे लिख दूँ, सारे लाइन से लिख देता हूँ, y1 इज इक्वल टू a और b। y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट ऑफ a और b। यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दो, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, इस लाइन को यहाँ से ब्रेक कर दो, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा a बार डॉट b बार। बहुत अच्छे, यहाँ तक पहुंच गए। यही वैल्यू इस गेट के थ्रू जा रही है, तो हमें पता है y3 की वैल्यू y2 के ही बराबर हो जाएगी, तो y3 इज इक्वल टू y2 विच इज इक्वल टू a बार b बार, बीच में एंड ऑपरेशन। और y की वैल्यू क्या है, y3 का इन्वर्टेड, तो y इज इक्वल टू y3 का बार, यानी कि a एंड b ये जो था इसका बार। अगेन डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी a बार बार प्लस b बार बार, अब की बार विक्रांत किरार, और यहाँ से वैल्यू आ जाती a और b विच इज एन और गेट। बहुत ही आसान सवाल था, कंफ्यूज मत होना। Write the truth table for the circuit given in figure this, consisting of NOR gates only. Identify the logic operation or and not performed by the two circuits. तो हमारे पास देखो ये वाला जो गेट है, यही गेट इधर भी लगा दिया, ये गेट इधर भी लगा दिया, और इन्हें बता भी दिया यहाँ पर a था तो यहाँ से a बार निकल रहा है, यहाँ पे ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, नहीं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू नॉट गेट की तरह ही काम करने वाली है। कैसे पता करें, देखो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बनाता हूँ मैं। यहाँ पर मेरे पास था a से वैल्यू मेरे पास 2 जाती है, इस तरीके से एक और गेट लगता है, यहाँ पर वैल्यू आती है y1, फिर उसके बाद एक नॉट गेट लगता है, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है y, है ना। ये नॉट को मैंने खाली अलग कर दिया है, इस और गेट को ऐसे कैसे रहने दिया, तो y1 की वैल्यू तो हो जाएगी a के ही बराबर, क्योंकि a से ही यहाँ भी a था, यहाँ पे भी a था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a और a विच इज इक्वल टू a। और y की वैल्यू है y1 का बार, यानी कि a का बार, तो ये हो गया हमारा नॉट गेट, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ये y1 मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जिस वक्त a की वैल्यू 0 है उस वक्त y1 की वैल्यू भी 0 हो जाती है, ये 1 हो जाता है, और y की वैल्यू हमेशा y1 की उल्टी होगी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 1, 0। और ट्रूथ टेबल देख के भी हम कह सकते हैं दिस इज एन नॉट गेट। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास जब भी a है तो यहाँ पर कुछ तो वैल्यूज आने वाली है ना। इसको मैं सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो ये था मेरे पास a, ये था मेरे पास b। यहाँ पर हमने जो भी गेट लगाया इस तरीके से, उससे मेरे पास आ गया a बार, और यहाँ पर भी हमारे पास आ गया इस तरीके से b बार। अब फिर हमने इसको एक और गेट है
और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक नॉट गेट है, यहाँ पे मिलता है आउटपुट y। इसको मैं बोलूँगा दिस इज y1। तो मुझे यहाँ पर कितने इनपुट्स और बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर मेरे को आ जाएगा a बार, यहाँ पे आ जाएगा b बार, यहाँ पे आएगा y1। a की वैल्यू से हम a बार की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाती है हमारी 1 1 0 0। b की वैल्यू से b बार निकाल सकते हैं, उसका एग्जैक्टली उल्टा कर दो 1 0 1 0। y1 की वैल्यू क्या है, y1 है a बार और b बार। जब भी a बार या b बार में से कोई भी वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 1 1, इन तीनों में वैल्यू आएगी 1 1 1, यहाँ पर वैल्यू आएगी 0। हमारे पास आता है 1 1 1 0। और y की वैल्यू क्या है, y है y1 का उल्टा। तो यहाँ पर इसका उल्टा कर करके लिखते हैं 1 का उल्टा 0 0 0 1। और ये देख के मैं बता सकता हूँ कि ये एक एंड गेट है। जिस वक्त हमारे पास दोनों की a एंड b दोनों की वैल्यू 1 है, उसी वक्त हमारे पास आंसर 1 आता है। दिस इज एन एंड गेट। क्या हम डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं? देखो यहां पर तो हमें वैल्यू पता चल चुकी है क्या है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू किसी चीज का तो नॉट है यहाँ पर, है ना, किसी चीज का तो नॉट है। अब वो क्या चीज है, यहाँ पर कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो इस और गेट से हमारे पास बाहर क्या आ रहा है, और गेट से हमारे पास जो बाहर आता है इन दोनों का और ऑपरेशन है ना। तो यहाँ पर कुछ होगा और उसका और ऑपरेशन कुछ होगा। अच्छा यहाँ पर क्या चीज थी, a बार, यहाँ पर क्या थी b बार। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a बार b बार। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। यहाँ पर हम लाइन को ब्रेक करेंगे तो ये इस तरीके से a डॉट b, और इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास a एंड b। एंड गेट हमारे पास आ गया। आप बोलोगे आप डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हो, ये तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो इसको डायरेक्ट मत लिखो, आप यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू a बार और b बार, बहुत ही आसानी से लिख दिया। एंड हम लिख देंगे y इज इक्वल टू y1 का बार विच इज इक्वल टू y1 की जगह लिख दो अब a बार और b बार। अगेन डी मॉर्गन्स थ्योरम, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, इसकी वैल्यू आ जाती है a डबल बार डॉट b डबल बार, और इसका मतलब होता है a एंड b। यही हमारा एंड गेट है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी के साथ हमने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए हैं, और इसी तरीके के और हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। नोट्स और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ देख लेना। और क्रैशअप चैनल एग्जिस्ट करता है क्योंकि मेरा मानना है सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंचनी चाहिए। तो प्लीज़ इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करो, फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करो। आप इस लिंक का यूज़ कर सकते हो, क्रैशअप@UBI पे डायरेक्टली डोनेट कर सकते हो। पेपैल, पेट्रियन, सारे के सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में, उनके थ्रू डोनेट कर सकते हो। चलो मिलकर एक दुनिया बनाते हैं जहाँ पर सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुँचे।